Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss the most important topic, that is Bismarck foreign policy after German unification. जर्मन तो अब यूनिफाई हो गया था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे नॉर्दर्न स्टेट को जर्मनी में यूनिफाई कर दिया था बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से युद्ध करके। उसके बाद सदर्न स्टेट को भी उसने फ्रांस से युद्ध करके यूनिफाई कर दिया था, ये हमें देखने को मिलता है। अब हम बिस्मार्क के उसके बाद में जर्मन यूनिफिकेशन होने के बाद में क्या पॉलिसीज थी ये देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूरोप में कौन कौन से देश उभर के आ रहे थे, जिसमें से एक था ऑस्ट्रिया हंगरी, उसके बाद में रशिया था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, इटली था और जर्मनी था। तो जर्मन को ये पता था कि इटली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इटली के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो हमसे युद्ध कर सके। तो अब जर्मनी को फ्रांस को आइसोलेट करना है, यह हमें ध्यान में रखना होगा। ओके, उसके बाद हम देख सकते हैं ब्रिटेन बीच में नहीं गिरेगा वॉर में, क्योंकि जब तक उसके इंटरेस्ट हार्म नहीं होते तब तक वो युद्ध में नहीं कूदेगा, ये बिस्मार्क को पता था। उसकी इस पॉलिसी को गोल्डन आइसोलेशन पॉलिसी बोला जाता है। जब तक उसके इंटरेस्ट हार्म नहीं होते तब तक वो युद्ध नहीं करेगा, ये बिस्मार्क को पता था। अब बचे कौन? ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया ही बचे। तो बिस्मार्क को या जर्मनी को फ्रांस को आइसोलेट करना था। ये जर्मनी को पता था कि फ्रांस अकेला हमसे युद्ध नहीं जीत सकता, तो वो दूसरों की मदद ले सकता है। बचे कौन? रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी से वो संधि करके मेरे साथ युद्ध कर सकता है, इसलिए वो अरेंज करना चालू कर देता है। कौन? जर्मनी चालू कर देता है, क्योंकि फ्रांस को मौका ही ना दे सके कि इनसे वो दोस्ती बढ़ाए और हम पे युद्ध करे। ये बिस्मार्क की पॉलिसी थी। तो उसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बर्लिन कॉन्फ्रेंस का उदय होता है 1817 में। तो ये बर्लिन कॉन्फ्रेंस का इतना कुछ खास असर नहीं गिरता है। उसके बाद में 1873 में लीग ऑफ थ्री एम्परर्स बोल के उदय में आते हुए हम देख सकते हैं। तो इसमें थ्री एम्परर्स कौन थे? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, रशिया था। जर्मनी के केसर विलियम वन थे, ऑस्ट्रिया के फ्रांसिस जोसेफ थे, रशिया के अलेक्जेंडर टू थे। तो यहाँ पे इनका क्या काम था? तो कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का था। अगर इन तीन देशों पे दूसरा कोई देश आक्रमण करता है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए ये तीनों एकजुट हो जाएंगे और उससे लड़ेंगे, ऐसा इसमें कहा गया था। ये नाटो की तर्ज पे ही ये सेम कंसेप्ट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अभी नाटो भी वही काम करता है, ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे फिर ये फेल क्यों हो गया है ये हम देख सकते हैं। 1875 में रशिया ने टर्की पे आक्रमण कर दिया था। तो यहाँ पे रशिया डोमिनेंस करना चाहता था और यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सेंट स्टेफेनो बोल के ट्रीटी साइन होती है, जिसके तहत ऑस्ट्रिया हंगरी और ब्रिटेन बहुत नाराज हो जाते हैं, ताकि रशिया का डोमिनेंस बढ़ रहा था। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है जिसको बर्लिन कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, जिसकी अध्यक्षता बिस्मार्क कर रहा था। तो बिस्मार्क ने रशिया को बहुत खरी-खोटी सुना के उसको अपना डोमिनेंस हटा दो टर्की से, ऐसा उसने रशिया को बोल दिया था। इससे जर्मनी और रशिया के बीच बहुत टेंशन बढ़ गई थी। इससे रशिया इस लीग ऑफ थ्री एम्परर से बाहर पड़ जाता है या पुल आउट कर जाता है, यह हमें देखने को मिलता है। तब अब रशिया और जर्मनी से नाराज हो गया, तो अभी कौन बच गया? तो ऑस्ट्रिया हंगरी बच गया था। तो उसके साथ जर्मनी क्या करता है? उसके बाद जाता है 1879 में वो ड्यूअल अलायंस बोल के एक ट्रीटी साइन करता है। अगर इन दोनों के देश पे अगर कोई देश आक्रमण करता है तो ये दोनों एकजुट हो जाएंगे, इसलिए इस ट्रीटी का नाम है ड्यूअल अलायंस। ओके, कलेक्टिव सिक्योरिटी का भी कंसेप्ट इसमें है। तो ये किनके बीच हुआ है? ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच हुआ है। जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में ये ट्रीटी साइन हुआ है, ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में रशिया ने लीग ऑफ थ्री नेशन का गठन करता है, यह हमें देखने को मिलता है। क्यों ये गठन करता है? क्योंकि अब ब्रिटेन की डोमिनेंस यूरोप में बढ़ रही थी, उसकी नेवल पावर बहुत थी, नेवल प्रेजेंस बहुत बढ़ रहा था यूरोप में। इसके डर की वजह से वो क्या करता है? रशिया अब लीग ऑफ थ्री नेशंस में कूद जाता है। अब ये लीग ऑफ थ्री नेशंस में कौन कौन से देश थे? ऑस्ट्रिया हंगरी था, जर्मनी को उसने साथ में ले लिया क्योंकि पावरफुल था, और रशिया, ये तीनों ने मिलके एक अलायंस बना दिया, उसका नाम है लीग ऑफ थ्री नेशंस। ओके, तो ये फेल क्यों हो जाती है? इसमें भी कलेक्टिव सिक्योरिटी का ही मामला है, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये फेल क्यों हो जाती है? अभी क्या होता है, 1887 में एक बुल्गारिया रिवॉल्यूशन होता है। इस बुल्गारिया रिवॉल्यूशन के मुद्दे पे ऑस्ट्रिया हंगरी बहुत नाराज हो जाता है रशिया से। तो पहले कौन नाराज हुआ था? जर्मनी पे रशिया नाराज हुआ था,
अभी ऑस्ट्रिया नाराज हो गया है रशिया पे, ये बुल्गारिया रेवोल्यूशन के क्वेश्चन पे। अब ये बुल्गारिया रेवोल्यूशन है क्या, इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लीग ऑफ नेशंस है, लीग ऑफ नेशंस, इससे इस क्वेश्चन पे ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया के बीच में टेंशन बढ़ जाती है और ये लीग ऑफ नेशन का फेल हो जाती है, ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। अभी यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी की दुश्मन बढ़ गया रशिया के साथ, पहले जर्मनी के साथ हुआ था वो लीग ऑफ 3 एम्परर्स में, अभी लीग ऑफ नेशंस में ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ दुश्मनी बढ़ गई थी। अब जर्मनी को यह पता चल गया था कि ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया एक साथ तो नहीं आएंगे, कौन सी भी अलायंस में एक साथ नहीं आएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो साथ चाहिए, फ्रांस को आइसोलेट करना है और अपनी डोमिनेंस बढ़ाना है और फ्रांस को मौका ही नहीं देना है दूसरे देशों के साथ मित्रता करे। इसलिए वो क्या करता है, ट्रिपल अलायंस साइन करता है 1882 में। तो इसमें कौन कौन से देश है, तो जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है और इटली को साथ में लेता है। अब इटली क्यों साथ में आता है ये हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि एक ट्यूनेशिया वॉर हुआ था जो कि अफ्रीकन टेरिटरी है, किनके बीच में हुआ था, इटली और फ्रांस के बीच में हुआ था। तो बिस्मार्क ने क्या किया था, फ्रांस को सपोर्ट किया था। अब देखो बिस्मार्क की चालाकी, फ्रांस तो दुश्मन था, उसका यूनिफाई कर दिया था उसने जर्मनी को, पर अभी वो दुश्मन को ही सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो इमोशनल कार्ड खेल रहा है, क्योंकि आगे जाके फ्रांस उसको हार्म ना करे, इसलिए उसने इस वॉर में, ट्यूनेशियन वॉर में उसको सपोर्ट किया जाता है और इसमें इटली की हार हो जाती है। तो इटली को तब से लग रहा था, वो तब से बिस्मार्क के पीछे पड़ रहा था कि हमें भी अलायंस में ले लो, क्योंकि हमें भी जरूरत है, अगर कोई देश आक्रमण करता है तो कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंतर्गत हमें भी सहायता मिल सकेंगे। इसलिए वो इटली बार बार बिस्मार्क को बोलता था, तो बिस्मार्क उसको ट्रिपल अलायंस में एकजुट कर लेता है, ये हमें देखने को मिलता है। एक तरफ वो रशिया के साथ दोस्ती बढ़ा रहा था, ऑस्ट्रिया हंगरी के को भी अलायंस में लेता था, अभी उसने इटली को भी ले लिया, ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में और एक ट्रीटी साइन होती है, इसमें देखो अभी ऑस्ट्रिया हंगरी एक ट्रीटी में है जिसका नाम है ट्रिपल अलायंस, और अब दूसरी ट्रीटी साइन होती है री इंश्योरेंस ट्रीटी, वो 1887 में साइन करती है। ओके, तो इसमें जर्मनी और रशिया ये दोनों इकट्ठा आ जाते हैं इस ट्रीटी में, ये दोनों के बीच में ही ये ट्रीटी है, ये हमें देखने को मिलता है। और एक ट्रीटी है जो डुअल अलायंस भी है, और ये ट्रीटी है ट्रिपल अलायंस जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी साथ है। ओके, डुअल अलायंस में ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी साथ है, ट्रिपल अलायंस में भी साथ है, और रशिया को भी अभी दोस्त बनाना है, इसलिए री इंश्योरेंस ट्रीटी कर रहा है। तो ये री इंश्योरेंस ट्रीटी हर 3 साल में रिन्यू करनी रहती है, ये हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जर्मनी और रशिया के बीच में ही चल रहा है। अब क्या होता है इसमें, इस ट्रीटी के अंतर्गत ये 3 साल में रिन्यू करनी रहती है। तो अब केसर विलियम फर्स्ट की डेथ हो जाती है, जो कि जर्मन के वो किंग थे, उसके बाद विलियम सेकेंड का उदय होते हुए हम देख सकते हैं। तो ये विलियम 2 जो थे वो बहुत एंथुजियास्ट थे, उनको रशिया की टेरिटरी कैप्चर करनी है। वो हमेशा कहते थे ये रशिया कुछ पावरफुल नहीं है, ये अलायंस में आप एक दूसरे के फ्रेंड बने हो, इसको हटा दो और अपना अपना खुद का ग्रो करो, क्योंकि रशिया के पास इतनी पावर नहीं है, हमेशा कहते थे, क्योंकि इनको रशिया की टेरिटरी हड़पना है और ये अलायंस तोड़ के वो ये कर सकते थे, ये उनको पता था। पर बिस्मार्क को इस अलायंस में रहना जरूरी था, क्योंकि उनको पता था फ्रांस का डोमिनेंस है और इकोनॉमी भी इम्पोर्टेंस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रीटी है, ये इनको पता था। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो रहा था जर्मनी के लिए, इसलिए बिस्मार्क चाहते थे कि ये अलायंस कंटिन्यू रहे, री इंश्योरेंस अलायंस। ओके, री इंश्योरेंस ट्रीटी कंटिन्यू रहे, ये बिस्मार्क की पॉलिसी थी। पर ये विलियम सेकेंड की इनकी और ही मंशा थी, इसलिए इनके दोनों के बीच में झगड़ा होता है और बिस्मार्क रिजाइन कर देता है, ये हमें देखने को मिलता है। तो इसके बाद में हम देख सकते हैं 1894 में फ्रांस और रशिया मिलकर भी एक ट्रीटी साइन करते हैं। उसके बाद 1904 में एंटेट साइन होता है, एंटेट ट्रीटी बोल के साइन होती है, जिनके बीच में साइन होती है, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के बीच में साइन होती है, ये हमें देखने को। रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एंटेट ट्रीटी साइन होती है, और ये इनको बोला जाता है कि ये वर्ल्ड वॉर 1 की नींव रख देते हैं, क्योंकि इससे आर्म रेस चालू हो जाता है, डोमिनेंस बढ़ा देते हैं,
नेवी के पावर बढ़ जाती है, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आता है, सब कुछ अब इसमें चालू हो जाते हैं और ये वर्ल्ड वॉर 1 की ये नींव रखने का काम कर देता है, यह हमें देखने को मिलता है। तो अब इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी क्या थी आफ्टर जर्मन यूनिफिकेशन, या फिर कैरेक्टर ऑफ बिस्मार्क आफ्टर जर्मन यूनिफिकेशन पूछा जा सकता है। इसमें आप पॉजिटिव पॉइंट भी लिख सकते हैं कि कैसे वो फ्रेंडशिप बढ़ा रहा था रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, क्योंकि फ्रांस को डोमिनेट करने का वो मौका नहीं दे रहा था। और नेगेटिव पॉइंट्स हम लिख सकते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर की नींव रख देता है ये सब अलायंस, और आगे जाके ये सब वर्ल्ड वॉर 1 में रूपांतर हो जाता है, ये आर्म रेस चालू हो जाता है। ओके, तो ये सब हम लिख सकते हैं, ऐसा आपको सवाल पूछा जा सकता है मेंस में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।